होती है नेट की वजह से, ये जी सारी जी। चीजें हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This is Ibrahim Qureshi, the admin and founder, chairperson of Saidat Group of Riyadh. Saidat is a leading ladies group in Riyadh, Alhamdulillah. और तकरीबन ये 11 टू 12 ईयर्स से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की कम्युनिटी के लिए बहुत सारे काम कर रहा है, जिसमें सोशल अवेयरनेस का काम भी है, सोशल वर्क भी है, मैट्रिमनी इश्यूज भी हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो हैं इश्यूज हम लोग लेकर इस ग्रुप के जरिए जो चल रहे हैं। टॉक शो का जो सिलसिला है हमारे इस साल के हवाले से, इसमें मैं बहुत सारी जो एक्सपर्ट्स हैं या रिनाउंड पर्सनालिटीज हैं या सोशल अवेयरनेस के इश्यूज हैं, उन सबको लेकर मैं जो है इस प्रोग्राम में लेकर आती हूँ। आपके बारे में आप आसपास कुछ इस तरह की चीजें, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है आवाज की। मोबाइल वगैरह आपका खुला हुआ है, उसको तो आवाज उसकी बंद कर दीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं खुला हुआ, बंद है सब कुछ। अच्छा ठीक है। आपके बारे में मैंने कुछ एक दोस्त के जरिए से कुछ सुना था, और आपके बारे में एक जगह मैंने पढ़ा भी था, जिसके बाद हमारी बात हुई। और आज आप जी मेरी जी। रिक्वेस्ट पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस प्रोग्राम में आई हैं, तो इट्स रियली एन ऑनर फॉर मी कि आप मेरी रिक्वेस्ट पर आज हमारे स्टॉक शो की मेहमान बनना आपने पसंद किया है। अच्छा बहुत। नाजरीन, जिले हुमा जो हैं ये एक एनजीओ चलाती हैं पाकिस्तान में, और सोप के नाम से। उसके बाद अब इंशाल्लाह ताला हम इनकी अपनी ज़बानी इनकी कहानी सुनेंगे कि सोप का क्रिएट करने का आइडिया आपको कैसा आया, क्या आपने ज़िंदगी में हर्डल्स देखी, क्या आपके ख़्यालात थे जो लेकर आपको, जिसने मजबूर किया कि आपको इस तरह की कोई एक एनजीओ जो है वो बनानी चाहिए। दूसरा ये कि कब बनाया आपने, और तीसरा आप टीवी चल रहा है कि आपके बैकग्राउंड में, मेरे ख्याल से आप कमेंट्स में लड़कियां लिख रही हैं। जी जी। हाँ, हाँ, वो टीवी की मेरे ख्याल से डिस्टर्बेंस थी। चलें ठीक है, अब बिल्कुल क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो बात ज़रा क्लियर हो तो बात करने में भी मज़ा आता है ना, सुनने बिल्कुल में भी ऐसा मज़ा ही आता है। है। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सोप के हवाले से मैं चाहूँगी कि आपने ये कब बनाया? इसको बनाने का आपको ख़्याल क्यों आया? क्या आपने हर्डल्स फेस की? और सोप का नाम आपके दिमाग में कैसा आया? आपने ये स्पेसिफिक नाम सोप रखा क्यों है? इन 3 सवालों के जवाब मैं चाहूँगी कि आप दें, ताकि हम उस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं। सोप का एक्चुअली मेरे अपने दो भाई मेंटली रिटार्डेड हैं। बाय बर्थ तो नहीं थे, लेकिन वो लोग जो हैं कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई, उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट सा कह लें वो हो गया और वो छत से गिर गए। और दोनों जो हैं वो डिले चाइल्ड हो गए, स्लो लर्नर्स की कैटेगरी में चले गए। और उनमें से एक को जो है वो एपिलिप्सी भी हो गई, उसकी लेग भी फ्रैक्चर हो गई और स्टिल ऑन व्हील चेयर राइट नाउ। अभी तक वो व्हील चेयर पे है, उसका एपिलिप्सी भी है। और जब मैंने देखा कि यहाँ पे जो है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा निग्लेक्ट होते हैं ऐसे बच्चे, बहुत ही ज्यादा। इवन कि आपके अपने जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो भी आप एट दैट टाइम वो भी पीछे हट जाते हैं कि भाई ये बच्चे तो ऐसे हैं, मतलब अब इनसे इनको क्यों हम लोग इनसे मिले या क्या है। तो बहुत सी चीजें माइंड में आई कि मेरे भाई ऐसे हैं और बच्चों को जब मैंने देखा, तो तब मैंने रियलाइज किया कि जब मैंने अपने भाइयों के लिए तो कुछ करना ही है, तो क्यों ना मैं उन और बच्चों के लिए भी कुछ करूं। तो तब मैंने जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इनके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इनके जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनका होता है कि इनको जो है रिमूवल का, अब ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। अब मेरे तो दो भाई हैं, अब मुझे पता है कि दोनों को हम लोग किस तरह से उनको मैनेज करते हैं। अब नहीं, आप लड़के जो तो है चलो। वो मैं चाहूंगी कि आप खुल के बात करें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म हमारा अवेयरनेस के लिए ही है। बहुत सारी बातों में आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त आपको मौका मिला है इतना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करने का। तो मैं चाहूंगी कि वो हम्म। सारी बातें जो आप समझती हैं, जो आपने फेस की है, और दो भाई हैं इस तरह के, अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह का इम्तिहान है। तो जो कुछ भी आपने फेस किया है, जिसकी वजह से आपको ये इनिशिएटिव लेना पड़ा, या आप मजबूर हुई, या आपने शौक से किया, जैसा भी है, तो वो ऑब्वियसली हर्डल्स हमें पता चलने चाहिए ना।
तो वो आप बिल्कुल ऐसे ही बताओगे? है। हर्डल्स तो बहुत ज्यादा, इवन के जो है सबसे ज्यादा जो स्टार्टिंग में हुआ, जो तकलीफ दे बात होती है कि आपके अपने क्लोज रिलेटिव्स जो हैं वो आपसे कट ऑफ हो जाते हैं। उस वक्त जो है ना वो पेन, मेरे नहीं ख्याल के वो कोई वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जब आपके बहुत अपने जो हैं वो आपको तो कहें मोस्ट वेलकम, लेकिन जो आपसे वाबस्ता हैं, आपके साथ जो अटैच हैं, जस्ट लाइक मेरे भाई, उन जैसे बच्चों को कहा जाए कि भाई ये तो पीछे ही रहे ना, बस ठीक है, इनको ये कोई ना आए। तो फिर कुछ फैमिली से फिर जब बड़े हुए मेरे भाई, उनका उनके जो प्रॉब्लम्स जो मैंने देखे डे बाय डे, जो एक जो है मैंने आपको बताया कि उनके हेयर रिमूवल का बहुत ज्यादा इशू होता है। अब वो बच्चे अपने हेयर रिमूव खुद नहीं कर सकते, वो कोई और करेगा तो ही पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज उनको इतनी नहीं अवेयरनेस होती कि वो खुद से अपने आप को क्लीन कर सके या खुद से जो है वो चीज कर सके। तो मैंने तब ये सोचा कि अगर मैं 2 घंटे अपने भाइयों के लिए दे रही हूँ, तो आधा घंटा या 1 घंटा उन जैसे बच्चों के लिए भी निकालूं जिनका कोई भी नहीं है। मतलब मैं हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि उनको अच्छा लाइफस्टाइल दें, अच्छे ही उनको जो है उनके उनकी डाइट हो, उनकी मेडिसिन हो, उनका सब कुछ एक अच्छा हो। लेकिन वो लोग भी हैं जो रेंट पे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है। और मैंने खुद ऐसे बच्चे भी देखे हैं, मैं उनका इलाज भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है उन बच्चों का, कि लिटरली पेरेंट्स ने उनको बांध के रखा होता है कि ये जो है जी हमारे कंट्रोल में नहीं आता, ये बाहर चला जाता है, ये चली जाती है, और ये जो बच्चे हैं हमारे, ये बस ठीक है साइड पे हैं, बस हम इनको सोसाइटी में मूव नहीं कर सकते इनको ले जाके, क्योंकि उनके पास ना तो खाने के पैसे होते हैं, तो फिर वो मेडिसिन तो बड़ी दूर की बात है। तो फिर अब ये है कि तब मैंने रियलाइज किया, नहीं, ये स्टेप मुझे लेना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए इन जैसे बच्चों के लिए स्पेशली। फिर मैं लिया, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पहले हम लोग ये भी कर रहे थे और भी इंशाल्लाह कर रहे हैं कि हम लोग लेजर ट्रीटमेंट दें। लड़के लड़कों का तो चले मैनेज हो ही जाता है, हमारी सोसाइटी में इतना नहीं होता, लेकिन जो लड़कियां हैं, जो लड़कियां स्लो लर्नर्स के कैटेगरी में है या मेंटली रिटार्डेड है, उनका क्या है, वो कहाँ पे जाए? उनके उनके पेरेंट्स या उनके उनकी ये दुआ होती है कि भाई हमारे से पहले ये बच्ची हमारी या ये बच्चा है ना ये मर जाए। मेरे पास एक आई थी खातून, एक बच्ची की मदर ही, शी सेड कि मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरे से पहले इस बच्ची की डेथ हो जाए। मैंने अल्लाह कहा अकबर। क्यों, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? उन्होंने कहा जी मैं अब जो है, मैं तो माँ हूं, मैं तो पाल रही हूँ ना इसको, मैं तो जैसे भी कर रही हूँ, मैं तो इसको रख रही हूँ या इसको मैनेज कर रही हूँ चीजों को, मैं मर जाती हूँ, इसको कल कौन इसको पूछेगा, कौन देखेगा इसको, कौन संभालेगा? आजकल तो छोटे बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट के इतने केसेस हो रहे हैं, छोटे बच्चों को कोई जो है माफ नहीं करता, फिर इनको कौन करेगा? सही वो बात बटी है। के, और तो हम लोगों आप, का अलमिया ये है कि जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। अच्छा, आप मुझे ये इट्स ओके। बताओ कि ये जैसे आप अच्छा, आपने बताया कि आपके भाइयों की वजह से आपको इस तरह का ख्याल पैदा आया है कि मैं 2 घंटे ऑलरेडी दे रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम भी दे दूंगा तो और जो खलकत की खिदमत भी हो जाएगी, या इस तरह जी से जी जो इससे रिलेटेड लोग हैं उनके लिए भी खैर का काम हो जाएगा। ठीक है, जी बहुत जी। अच्छी बात है। तो आप मुझे ये बताओ कि ये आपने कब बनाया, ऑर्गेनाइजेशन जो है बनाई कैसे, और ये क्या आपकी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है? और क्या एनजीओ बनाना पाकिस्तान में आसान है? इसके लिए क्या आपका पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है, या आपका पेपर वर्क हो गया है, या अभी सिर्फ आपने एक चीज शुरू की है, रजिस्टर्ड नहीं है? वो सब बातें भी थोड़ा सा बताइए। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एनजीओ है, और जो है पहले भी मैं काम कर रही थी। ये दरअसल मेरे एक अंकल थे, उनकी थी, तो उन्होंने मेरे नाम पे ट्रांसफर हमें दे दी, मतलब मुझे ट्रांसफर कर दी, क्योंकि मेरी जो एनजीओ पहले थी 2009 में कंदील वेलफेयर सोसाइटी थी, तब मैं काम करी थी वुमेन राइट्स पे, और ये मेंटली रिटार्डेड बच्चों पे। तब तब मैं दे रही थी इनको लेजर ट्रीटमेंट, अंडर लेग और अंडर आर्म का, बच्चों को, लड़कियों लड़कों को जो इस तरह के होते हैं मेंटली रिटार्डेड। और इनकी डेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि अपने दांतों की बिल्कुल केयर नहीं करते। दूसरी तरफ मैं वुमेन राइट्स पे काम कर रही थी, अभी भी कर रहे हैं हम लोग, हमारी अपनी लीगल एडवाइजरी टीम भी है राइट नाउ। हम लोग क्या, ये दारुल अमान में जो खवातीन आती हैं घर से भाग के जो आती हैं,
लव मैरिजेस जो कर लेती हैं, अपने आशिक के पीछे पूरा फैमिली सब कुछ खत्म करके आ जाती हैं। होता ये है कि जब वो दारुल अमान में आ जाती हैं और शादी उनकी फर्दर आगे जिसके साथ भी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो कर लेती हैं, चंद महीने या चंद साल कह लें, महीने ही कहूंगी मैं, क्योंकि ज्यादातर महीनों ही चलती है, चंद महीने में शादी चलती है और वो खत्म हो जाती है। जो शोहर होता है, जो लड़का होता है, उसके पास ऑप्शन होती है कि वो वापस जा सकता है, लेकिन जो फीमेल होती है वो वापस बहुत कम चांसेस कम होते होता हैं कि वापस जा सके। अदरवाइज उसको सिर्फ गोली होती है, अगर पीछे जाती है मौत है, उसको और कुछ भी नहीं है। तो है। हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग, हमारी कोशिश प्रायोरिटी यही होती है कि पेरेंट्स के साथ पैचअप करवाएं। कंदील वेलफेयर के तभी मैं ये कर रही थी, अभी हम लोग ये कर रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ हम इनका पैचअप करवाएं, और जो है या तो इनका पैचअप हो जाए, अगर नहीं होता खुदा ना खास्ता, तो फिर हम आगे कोई लड़का अच्छा कोई खान देख के उस लड़की की शादी करवाते हैं, ताकि प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ये ना जाएं। क्योंकि एक दफा ये प्रोस्टिट्यूशन की तरफ चली गई तो इनका वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, हमारी सोसाइटी इनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। तो कंदील वेलफेयर पे मैं काम मेरी तब थी, मैं काम कर रही थी। तो हुआ ये कि मेरी शादी होगी, मेरा बेटा हो गया, मुझे इन चीजों को से स्किप होना पड़ा, फिर सब चीजें छोड़नी पड़ी। मैं कंदील को कंटिन्यू नहीं रख सकी, थोड़े अरसे के लिए मुझे सब कुछ रोकना पड़ा। तो कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई, ऑफिस चेंज किया, नोटिस वगैरह उन्होंने भेजे, तो मैं नहीं उसको कर सकी कंटिन्यू, तो वो खत्म हो गई। फिर जब मैंने दोबारा से कंटिन्यू करना शुरू किया तो वो नहीं, रजिस्ट्रेशन इट्स टू मच डिफिकल्ट नाउअडेज। आजकल आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, बहुत हर्डल्स हैं, बहुत डिफिकल्टीज हैं पाकिस्तान में एनजीओस की। तो ये हमारे हैं, अंकल है मेरे फादर के कजन। उन्होंने जब देखा कि मेरे फादर की डेथ हुई, तो मैंने घर पे ही एक छोटा सा रिहैबिलिटेशन सेंटर बना लिया अपने भाइयों के लिए और अपने भाइयों जैसे और बच्चों के लिए। तो जब उन्होंने देखा कि बच्ची स्ट्रगल कर रही है, ये बहुत ज्यादा एफर्ट कर रही है, अकेली कर रही है, मुझे किसी की सिवाय अपनी फैमिली की सपोर्ट, और मुझे किसी की कोई सपोर्ट नहीं थी एट दैट टाइम। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको जाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म की जरूरत है, तो अब आप ये जो है ना मेरे ऑर्गेनाइजेशन के हेड आप बन जाओ, ये सारा कुछ जो है वो आप, उन्होंने मेरे हैंड ओवर कर दिया। और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एनजीओ 2002 की रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो ये 2002 सारा से। सीन, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो आप इस एनजीओ के जरिए आप क्या क्या काम कर रही हैं, यानी इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इस तरह से आप इनके लिए चैरिटी बेस्ड है, चैरिटी कहाँ से आती है, आप डोनेशंस क्या क्या करती हैं, किस तरीके से इसको लेकर चल रही हैं, इसके फाइनेंसेस आप जी, कैसे करती हैं, और कौन टीचर्स वगैरह कौन है आपके सिखाने वाले, वो कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर? जी, ये जो है हम लोगों का चैरिटी पे ही बेसिस पे है। अभी स्टार्टिंग में तो कुछ हमारे अपने जो लोग हैं, जो अपने मेंबर्स हैं, वही जो है वो कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा फंडिंग अपने अपने बिहाफ पे ही। बहुत अभी तो आपको पता है कि कोरोना की वजह से वैसे भी हालात इस हद तक डाउन हो गए लोगों के, कि लोगों का अपना जो है वो खर्चा कह लें कि पूरा करना, अपना जो घर बार जो भी सिस्टम चलाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। तो बहुत कम लोग हैं जो जो फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों का ज्यादा यही है कि हम लोग अपनी मदद आपके तहत ही काम कर रहे हैं। लेकिन आगे जो है इंशाल्लाह फर्दर हमारी प्लानिंग है कि हम लोग कुछ कैंपेन्स चलाएंगे फंड रेजिंग के लिए, तो फिर इंशाल्लाह जो है वो करेंगे। लेकिन अभी जो है इनिशियल स्टेज पे अभी हम लोग खुद अपनी मदद आपके तहत ज्यादातर कर रहे हैं। तो कौन है आपके पास, यानी टीचर्स वगैरह की सिलेक्शंस कैसे करते हैं और क्या क्या चीजें हैं बच्चों को, आप यानी? रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात कर रही हैं? जी जी। हाँ, रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो है अभी ड्यूरिंग कोरोना, अभी जो है क्योंकि गवर्नमेंट ने भी आपको पता है सारे जो है वो इंस्टीट्यूट्स बंद किए हुए हैं, दैट्स वाई अभी तो बंद है। लेकिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो टीचर्स हैं वो एज ए वॉलंटियर आते हैं, साइकेट्रिस्ट एज ए वॉलंटियर आते हैं। तो वो इस तरह से जो है वो सिस्टम चल रहा है हमारा, सब एज ए सही। वॉलंटियर काम कर रहे हैं। वॉलंटियर सारे काम करते हैं, तो जी, ये सब यानी कुछ भी कहीं पर भी कोई सैलरी वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, अपने नहीं, खर्चे पर आप लोग अभी सारा कर? सैलरी कोई नहीं, जी जी, अपने खर्चे पे कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ नाम लेना चाहेंगे जो लोग आपके साथ मिले हुए हैं, या इस तरह के लोग जो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर रहे हैं,
वो सिर्फ यानी सिर्फ फाइनेंशियली कर रहे हैं या उसके अंदर काम भी कर रहे हैं, यानी वॉलंटियर वर्क सिर्फ फाइनेंस के जरिए कर रहे हैं या उसमें आके यानी काम भी करते हैं, कुछ इस तरह से भी है? अभी तो जो है हमारी प्रॉपर एक टीम है जो एनजीओ की होती है, इनमें अब्दुल्ला सुबैल है, माहिदा जैदी हैं, और जो है वो हमारी लीगल एडवाइजर है लकियावर हैं, और याया हैं, और जो है वो और काफी लोग हैं, लेकिन वो सब एज ए वॉलंटियर ही काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या बच्चों के लिए क्या क्या काम होता है, क्या करते हैं, यानी उनकी सफाई सुथराई का होता है या पढ़ाया भी जाता है उनको, क्या क्या यानी? रिहैबिलिटेशन सेंटर में तो हम लोग जस्ट हमारी यही कोशिश है कि उन लोगों को जो स्लो लर्नर्स की कैटेगरी में है या जो मेंटली रिटार्डेड हैं, दो तीन कैटेगरीज में ये हो जाते हैं, क्योंकि स्लो लर्नर्स वो होते हैं जो पढ़ लिख सकते हैं लेकिन वो काफी देर के बाद सीखते हैं, और मेंटली रिटार्डेड जो ज्यादा हो जाते हैं वो बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं सीख पाते, उनको ट्रीटमेंट की भी काफी जरूरत होती है। तो अभी हमारे सेंटर में सिर्फ स्लो लर्नर्स ही हैं, और स्लो लर्नर्स का यही होता है कि उनको जो है जैसे आप कह लें कि नर्सरी के बच्चे होते हैं, प्ले ग्रुप के होते हैं, उनको उसी तरह हम लोग लेकर डील चल रहे होते हैं। फिर आगे देखते हैं फर्दर कि इन बच्चों की किस में ज्यादा इंटरेस्ट है, स्किल्स उनको सिखाने की कोशिश की जाती है, लाइक डॉग पेंटिंग हो गया, पेंटिंग हो गई, खादी वर्क हो गया। इस तरह से हम लोग उनको स्किल्स देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों और अपना रोजगार को थोड़ा बहुत आगे जाके चला सकें। अच्छा, इसमें किस तरह के कौन से एजेस आपके पास ज्यादा हैं? सिर्फ आपके पास या मेल्स फीमेल्स सब हैं? और इनके एजेस क्या हैं जो आप लोग आपके पास हैं? मेल फीमेल्स हैं, और एज की कोई खास लिमिट नहीं है। कुछ जो हैं वो 18 साल के भी हैं, 22 साल के भी है, 15 साल के भी है। अच्छा, तो वो आप अच्छा अक्सर थोड़ा सा इस तरह का सवाल पूछूंगी, यानी विद नो ऑफेंस, आपको पता है कुछ इस तरह का जिस तरह एनजीओज वगैरह होते हैं या इस तरह के सेंटर्स वगैरह होते हैं, उनकी आपको पता है कि कुछ इस तरह की बातें भी उड़ जाती हैं कि यार ये आप वो किस तरह से देखती हैं, जैसे आप वो कुछ कुछ concerns वगैरह की बात भी कर रही थी कि अगर सॉरी ये मुझे जवान इतना। बच्चे हैं, जी जी। जिस तरह से जवान बच्चे बच्चियां वगैरह होते हैं, ऑब्वियसली अगर जवान लड़कियां हैं आपके सेंटर के अंदर या जवान लड़के हम्म। वगैरह हैं, उन लोगों की हिफाजत करना भी तो जारी बात है, ऑब्वियसली आपकी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होती है ना सिर्फ। बहुत ज्यादा टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, और वो बड़ी बहुत ज्यादा टफ इस तरफ मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। आऊंगी, जी जी जिसलिए जी। मैंने कहा कि आप ऑफेंस के बगैर, यानी ये ऑब्वियसली इट्स जनरल क्वेश्चन और हर एक का सवाल यही होता है कि भाई जवान बच्चे अगर आपके पास, जवान के अलावा बच्चे भी जो जिस आपको पता है अक्सर सेंटर्स के अंदर सेक्सुअल हेरासमेंट्स हो हम्म। जाती हैं, सेक्सुअल अब्यूज हो जाता बिल्कुल है, ऐसा ही। तो उसके ऊपर आप क्या काम कर रही हो? उसके लिए आपने कोई कैमरास रखे हुए हैं, कुछ इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ इस तरह का इंतजाम किया गया है या आप उन सब चीजों पे कैसे आपका यानी चेक किया है उन सब चीजों के लिए? उन सब के लिए चेक ये है कि अभी जो है वो हम लोगों ने यही किया हुआ है, क्योंकि हमारे इतना बड़ा इदारा नहीं है अभी, तो बहुत छोटा सा हमारा एक कह लें कि बेबी अभी इंस्टीट्यूट है। तो उसमें यही है कि हमने स्टूडेंट्स ही कम रखे हुए हैं ताकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और सेकंड ये कि एक बच्चे के साथ जो है वो एक पर्सन लाजमी होता है जो उसको उसकी केयर कर रहा होता है एट दैट टाइम। तो इस इन सब के होते हुए फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। और सेकंड अच्छा, हमारा आगे फ्यूचर में यही प्लान है कि हम लोग जो है वो ट्रांसजेंडर्स को ट्रेन करें, और ट्रांसजेंडर्स को ट्रेन करके इनकी जो है इनके इंस्टीट्यूट में उनको हायर किया जाए ताकि सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस कम से कम मतलब ना ही हो। ट्रांसजेंडर्स को आप इधर किस किस तरह से, यानी मुझे थोड़ा सा एलेबरेट करोगी, समझाओगी कि उनको आप इधर किस तरह से रिलेट कर रही हो कि वो किस तरह से इन लोगों के लिए, क्योंकि एक ट्रांसजेंडर्स की अगर हम बात करें तो उनकी एक अपनी एक कहानी है, उसके ऊपर भी अगर हम बिल्कुल लाइव कॉल करें तो ऑब्वियसली इट्स इन इटसेल्फ इट्स अ बिग चैप्टर टॉक बिल्कुल अबाउट। ऐसा ही। तो जी। अगर आप जैसे रिलेट कर रही हैं उनको यहाँ लाने के लिए, तो उनके बारे में आपने देखा हुआ, अव्वल तो बहुत सारा माशरा हमारा उनके एक्सेप्टेंस का ये एक बड़ा मसला है, और एक्सेप्ट भी कर लें तो उसमें से बहुत सारे जिसे कहते हैं इस तरह के भी हैं
ट्रांसजेंडर्स वगैरह जो बड़े मासूम से हैं, ऑब्वियसली उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, मगर बहुत सारे बिल्कुल, जो जिस तरह से मैंने अभी डिस्कस आपके साथ किया, वो खुद ही इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और मिसयूज हो बिल्कुल रहे होते हैं, ऐसे सेक्सुअली ही। हरास हो रहे होते हैं जी। तो वो आपको ये किस तरीके से देखेंगी, यानी कैसे लेकर आएंगी? ये लोग तो बेचारे खुद भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि वो माशरा गलत यूज कर रहा होता है। मैं पर्सनली जानती हूँ कुछ ट्रांसजेंडर्स को जी जी। जिन्होंने दुनियादारी और इन सब चीजों को कट ऑफ कर दिया हुआ है, और वो सिर्फ जो है वो कह लें कि नमाज और इबादत की तरफ लग गए हुए हैं। अब ये जो लोग हैं जो रॉन्ग वे पे नहीं चलना चाहते, ऑब्वियसली हम किसी भी कम्युनिटी को देख लें, हम मेल को देख लें, फीमेल्स को देख लें, बहुत कम्युनिटीज में यही अच्छाई बुराई दोनों में है। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अच्छाई को निकालना है। जो लोग सीधे रास्ते पे आना चाह रहे हैं, जो लोग दूसरों के लिए काम करना चाह रहे हैं, जो लोग राइट वे पे आना रह रहे हैं और उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, एट दैट टाइम तो हम लोग उन लोगों को निकालेंगे। हम लोग उनका प्रॉपर उनके जो है इंटरव्यूज करेंगे, प्रॉपर उनका देखेंगे कि क्या है इनकी, इनका बैकग्राउंड क्या है, इन्होंने कुछ किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है। उसके बाद हम लोग उनको हायर करेंगे ताकि उन बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर हो और इन लोगों को भी रोजगार, एक बाइज्जत रोजगार हमारे मुआशरे में इनको मुहैया किया जाए। बड़ी अच्छी सोच है ये ज़िले। मैं समझती हूँ कि अगर ऐसे लोगों के लिए भी जो बाय बर्थ इस तरह के होते हैं, उनके लिए अगर आप बिल्कुल। इस तरह के काम करने का इज़ाम रखते हैं, तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उसमें आपको जो है वो तरक्की दे, उसमें बरकत डाले। और आमीन। आप ये बताइए कि आप अगले 10 साल में अपना जो ये है एनजीओ, इसको कहाँ पर देखती हैं? इसके आपके और टारगेट्स वगैरह जो हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। जी, जी, क्यों नहीं। हम लोग अपनी 10 सालों में अपनी एनजीओ को यहाँ देख रहे हैं कि हर शहर में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा। सेकंड जो है एम्बुलेंसेस होंगी। थर्ड जो है हेल्थ से रिलेटेड जो है हमारे अपने जो है वो हॉस्पिटल्स होंगे रिहैबिलिटेशन सेंटर के साथ ही। आगे जो वुमेन राइट्स की बात करें तो हम लोगों का ये है कि हर और अपने हकूक का पता होना चाहिए। हम लोग सेशंस देंगे तकरीबन हर जो भी हमारे साथ अटैच है आगे औरत को अपने राइट्स का पता हो। मेजोरिटी केसेस में हमें अपने राइट्स का ही नहीं पता कि गवर्नमेंट ने या इस्लाम ने हमें क्या हकूक दिए हैं। बिल्कुल, तो ये चीजें हैं। बिल्कुल। चले, मैं इंशाल्लाह ताला आपके हक में दुआ करती हूँ और खुशी हुई मुझे कि आप तरह की दुआ। आपकी जैसी एक औरत खड़ी हुई है और बाहिम्मत खातून है आप। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ अल्लाह। माशरे में क्या होता है कि इस तरह का अगर कोई इम्तिहान पड़ जाता है, तो वो अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं और वो रोना पीटना बिल्कुल शुरू कर ऐसे ही। देते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, जो कि एक ऑब्वियसली अल्लाह ताला, मैं वो बात नहीं करी, अल्लाह ताला हम सबकी जिंदगी में आसानी करे, मगर ये चीजें हिम्मत तोड़ देती हैं। और आपके तो दो भाई इस तरह के जी हो जी। गए जिनको आपने माशाल्लाह से संभाला है, जो आपके लिए इंशाल्लाह ताला आगे खैर और जज़ा का सामान बनेंगे। और बाकी जी उनको जी। लेकर जो आप आइडिया लेकर आई हैं और जिस पर ऑलरेडी आपने काम करना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनकर खुशी हुई कि आप उस पर काम भी कर रही हैं और सक्सेसफुल जा रही हैं। हमारा प्लेटफ़ॉर्म आपके साथ है जनाब। इंशाल्लाह ताला जो कुछ जज़ाकल्लाह। हम आगे उसके, इसीलिए मैं आज आपको लाइव लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना था। मैं जब तक उस बंदे को लाइव नहीं लेकर आती जिसके बारे में थोड़ा-सा मैं खुद भी रिसर्च नहीं कर देती, क्योंकि किसी एनजीओ को मैं उस वक़्त तक प्रमोट नहीं करती जब तक मेरी अपनी थोड़ी-सी रिसर्च भी इन्वॉल्व उसमें ना हो। हम किसी ऐसे जज़ाकल्लाह। कैंपेन को, एनजीओ को सपोर्ट नहीं करते। तो आपके बारे में मुझे पॉजिटिव फीडबैक आया, तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि अगर हमारा प्लेटफ़ॉर्म भी आपके लिए कुछ भी काम कर सके, तो हम सब मिलके ओवरसीज़ में जो यहाँ पर बैठे हुए हैं पाकिस्तानीज़ एक्सपर्ट्स, नॉन पाकिस्तानीज़ जी व्हाटएवर, जी। हम मिलके ज़रूर मिलके काम करेंगे आपके साथ, जो कुछ भी हो सका हम लोग ज़रूर करेंगे। और कुछ अगर आप कहना चाहते हो तो वी स्टिल हैव 10 मिनट्स, आप बात कर सकती नहीं, हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में हर्डल्स और स्ट्रगल करनी, हर्डल्स आती हैं, डेफिनेटली आती हैं। कुछ लोगों पे ज्यादा आती हैं, कुछ लोगों पे कम आती हैं। आप जितने भी बड़े लोगों की हिस्ट्री उठा के देख लें, सबने काफी टफ टाइम जो है वो गुजारा होता है। जी, जी। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपने बहते हुए पानी की तरह रहना है।
जिसको अगर रोक भी दिया जाए तो वो अपना रास्ता खुद निकाल कर बहना शुरू कर देता है, वो रुकता नहीं है। तो इसके अलावा मैं सिर्फ एक और बात कहना चाहूंगी जो मैंने खुद से लिखी है कि जिंदगी, किस्मत ने अगर आपकी जिंदगी में किस्मत ने अगर आपकी जिंदगी में कोसों कज़ा के रंग नहीं भरे, तो आप वही रंग उनकी जिंदगी में भर दें जिनको रंगों का मतलब नहीं पता। अगर आपके साथ लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, तो आप बजाय सोसाइटी से उसका बदला लेने के, आप उन लोगों को देखें जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप उन लोगों के लिए रोशनी बने, उन लोगों के लिए कुछ करें, बदला ना लें। बदला अल्लाह की ज़ात पे छोड़ दें, वो बेहतर जानता है कि उसने कब, कहाँ, किसके साथ क्या करना है। अपना बिल्कुल। टाइम जो है वो नेगेटिव चीज़ों में वेस्ट करने की बजाय पॉजिटिव चीज़ों में अच्छा, अपना ये आप लेके आएँ। ये बहुत अच्छी आपने बात की है। अच्छा, आपने ये नहीं बताया जो आपने नाम रखा है ये सोप, ये जी, जी। इसके बारे में थोड़ा-सा इलैबोरेट कीजिए, जी, ये जो बताइए है हमें। ये हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन का जो है वो एब्रिविएशन कह लें वो है, और इसका जो है वो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो 2002 से रजिस्टर्ड है। तो ये जिनके पहले थी मेरे अंकल के पास, तो उन्होंने ही इसका नाम रखा था। मैंने जो अपना जो किया था सारा, अपना इनिशियल जो स्टेप लिया था पर्सनली, वो कंदील वेलफेयर से लिया था, और कंदील जी, मिसाल होती है वो आपको पता ही है। तो ये जी, सोसाइटी फॉर प्रमोशन हेल्थ एंड एजुकेशन, ये क्योंकि काम ही हेल्थ और एजुकेशन पे ज्यादा है, वुमेन राइट्स पे और ट्रांसजेंडर पे भी हम लोग कर रहे हैं साथ साथ, लेकिन फ्रंट पे ज्यादा इसी को रखा जाता है, इसी को ज्यादा फोकस किया जाता है। हेल्थ और एजुकेशन में सभी चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए फिर हमने इसको जो है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है मेरी बहन। हम लोगों से अक्सर लोग इस तरह से हैं कि अगर इम्तिहान इस तरह से आ जाता है और औलाद की सूरत में इम्तिहान आना तो बहुत बड़ी बात है मेरी बहन, मगर इस चीज़ को एक वो बर्डन नहीं बना लेना, एक वो अज़ाब नहीं बना लेना, इसी चीज़ को पॉज़िटिव लेकर सही है। जो है वो चलना बहुत कम लोगों का शेवा होता है। अब हमारी एक भी है, बिल्कुल। एक और जानने वाली हैं, कल मेरी उनसे बात हुई। आपके 2 भाई ऐसे हैं, उनके जिनसे कल मेरी बात हुई, उनके चारों बच्चे जो है वो कुछ इस तरह के, मैं इस वक़्त वो आएँगी, मैं अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज़ नहीं करना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ बिल्कुल। आगे सुने, नहीं, नहीं। उनसे हम आगे सुने इंशाअल्लाह ताला। 4 बच्चों की माँ है माशाअल्लाह से, और बहुत बाहिम्मत खातून है, और इंशाअल्लाह ताला मैं उनको भी ज़रूर लेकर आऊँगी। आज आपसे बात करके भी बहुत खुशी हुई। यो हमारी रोल मॉडल्स ऐसी खवातीन हैं, वो नहीं है जो मेकअप, वो सज धज के जो है ये टिकटॉक और मीडिया पे आके जो है वो करती हैं। हमारी रोल मॉडल्स वो माएँ हैं, वो बहनें हैं, वो बेटियां हैं जो राइट वे पे रह कर स्ट्रगल कर रही हैं, और बगैर किसी ज्यादा सपोर्ट के अपने ही बलबूते पे, अपने ही भाग दौड़ में लगी हुई है कि नहीं कुछ करना है। हमारे रोल मॉडल्स वो हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद भी यही है मेरी बहन, कि ऐसे लोगों को ही मैं लेकर आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। जो सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, जो जितनी भी बाहिम्मत खातून हैं उनको लेकर आए, ताकि वो जो लोग जो अक्सर इस तरह से होता है, अब्यूजिव माहौल में होती हैं या इस तरह के बिल्कुल। एनवायरनमेंट होती है, तो वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और नो खाकर डाउट अबाउट इट। गोलियां खाना शुरू कर देती हैं, लंबा सोना, पूरे दिन डिप्रेशन में पड़ी हैं। अरे भाई, डिप्रेशन तो मसले का हल नहीं है ना। अगर कोई इम्तिहान आपकी बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी में आ गया है, अगर कुछ इस तरह की औलाद पैदा हो गई है, या बहन भाई की सूरत में कुछ इस तरह के लोग पैदा हो गए हैं, या आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो उसका हल जो है क्या होता है, जिस तरह से आपने बात की, जो आपका एनजीओ भी जैसे काम कर रहा है इसके ऊपर, टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है, वो औरत जो एक बाहिम्मत अच्छी खासी, जो मैं सोशल वर्कर भी काम कर रही हूँ, काउंसलर भी काम कर रही हूँ, तो बहुत सारे केसेस आते हैं, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जनाब, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और वो एक इम्तिहान आता है अल्लाह ताला की तरफ से, इस तरह का आदमी उनकी जिंदगी में जो है अब्यूजिव आदमी शामिल हो जाता है, तो वो अपना गोलियां खाना शुरू कर दिए हैं, डिप्रेशन में ऐसा चली ही गई हैं, पूरे दिन सो रही हैं। तो मैं समझती हूँ ये लूजर्स के काम है, क्योंकि डिप्रेशन में चले जाना, गोलियां खाना, तो दैट्स नॉट द वे आउट। वो तो हर एक खा सकता है, सो सकता है, पूरे दिन सो जाए जनाब। तो वो जो कुछ इम्तिहान जिंदगी में आ गया है ना, वो तो आ ही गया है ना, अब उसको तो आप कुछ भी नहीं कर बिल्कुल सकते। या तो आपके कुछ अंदर, नहीं कर सकते। हमें हम ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं कि भाई जो इम्तिहान आ गया है, अगर तो तुम समझती हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, उस चीज में से तुम निकल सकती हो, तो तुम निकल जाओ, भाग जाओ।
और अगर नहीं निकल सकती हो तो उसी सिस्टम में रहकर, उसी टॉक्सिक आदमी के साथ रहकर, अव्वल तो तरीका ये होता है कि उस टॉक्सिक जो रिलेशनशिप है उसमें रहना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके बिल्कुल। साथ आप रहते हैं उसकी चीज जो है वो ऑब्वियसली उसका जो बिहेवियर है वो आपकी पर्सनैलिटी पर, आपके कैरेक्टर पर उसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। आपकी वो सेहत भी अफेक्ट होगी उसके साथ, बिल्कुल। आपका वो आपका सारा कुछ कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, गुस्सा ज्यादा करने लग जाओगी और आहिस्ता आहिस्ता भूल भी जाओगी कि मैं एक पढ़ी लिखी औरत भी थी, कभी इस तरह से है। तो बिल्कुल। वो या तो उसमें जितनी जल्दी आप निकल सकते हैं आप निकल जाएं, पर अगर नहीं निकल सकते हो तो फिर आपको उसी रिलेशनशिप के अंदर रहकर खड़ा होना है। वही हमारा मोटिव भी है, जो आपकी एनजीओ का मोटिव भी है कि ऐसे लोगों को खड़ा करना। मैं खुद भी यहाँ पर बिल्कुल। रियाद के अंदर इस तरह का इंशाल्लाह ताला एक शेल्टर बनाना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ ओवरसीज में हमारे पास बहुत सारे केसेस इस तरह के आते हैं, जो पाकिस्तानी औरतें हैं, आधी रात को आदमी घर से बाहर निकाल देते हैं, तलाक दे देते हैं, वो बैठी बिल्कुल होती है, ऐसे ही। फोन करती हैं किधर जाएं। अब यहाँ ओवरसीज में बैठे हुए हैं वो औरतें, तलाक हुई हुई है, अब उनको कहाँ रखें, घर में रह नहीं सकती है, तलाक हो गई है, बाहर यहाँ खाला का घर नहीं है जहाँ पाकिस्तान है नहीं जहाँ उठ के चले जाएं, ना रिक्शा चल रहा है उठ के आधी रात में वहां उस तरह से चले जाएं। तो कोई शेल्टर की मैं खुद भी यहाँ पर इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रही हूँ कि हम भी इस तरह की औरतों के लिए इस तरह के शेल्टर बनाएं, जो ऐसी औरतों को जहाँ पर रखा जाए। बाकी मैं आपको एक वो खत्म करने से पहले, बस हमारे पास 5 मिनट्स है, खत्म करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा मशवरा भी दूंगी कि ऐसे लोगों के लिए भी आप काम कीजिए। यहाँ पर तो हम लोग बैठे हैं, मेरे अलावा हजारों लोग हैं, ऑब्वियसली मैं अकेली तो औरत यहाँ पर नहीं हूँ, बहुत सारे लोग माशाल्लाह से मेरे जैसे यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप भी जैसे काम कर रही हैं उस दौड़ में आप भी आगे बढ़ी हैं, बाहिम्मत खातून है, जो आपको कहूंगी उन लोगों के लिए भी आप काम कीजिए जिसका आपने जिक्र नहीं किया, पर मैं चाहूंगी कि आप उनके लिए भी काम करें। ये जो हमारे यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, जी, जी। सीनियर सिटीजन मीन जो हमारे पास ज़ईफ लोग हैं, जो वालदैन हैं, उनके लिए भी काम करें, क्योंकि मेरे पास इस तरह के बहुत केसेस आते हैं। वही वालदैन जो सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए, जैसे औरतें हैं, पढ़ी लिखी औरतें हैं, वो बाज औकात इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आ जाती हैं, इस तरह के आदमियों से शादियां हो जाती हैं। वो बेचारियां पेस्ट भी बेचती हैं, मंजन शैम्पू भी बेचती हैं, यानी जिस तरह के हालात उनको मिलते हैं, जिस तरह की रिलेशनशिप में आती हैं, वो सारा कुछ करके अपनी औलाद को पालती हैं, बड़ा करती हैं, और वही औलाद जब जवान हो जाती है अपने माँ वो बाप को उनसे मुंह मोड़ उठाकर, लेते ये चाहे हैं। वो इंजीनियर डॉक्टर, मेरे पास ऐसे एक केसेस आए हुए हैं, मैं उनको डील कर रही हूँ। एक है हमारे पास, ये वुमेन राइट्स में आ जाता है, वुमेन ये वुमेन स्कीम्स में राइट्स आ में जाता आता है है। जी इस। जी जी जी। तो ये इस पे काम हो रहा है। उसको, उस बंदी के पास अभी खाने को भी पैसे नहीं हैं। 2 शादियां हुई, दोनों खत्म हो गई। फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो गई, बेटे छोड़ के चले गए हैं। शी लिव्स अलोन। वो कभी इस दरवाजे पे है, कभी उस दरवाजे पे है। तो उस पे भी हम लोग उसको, उन जैसी खवातीन को हम लोग जो है हम शेल्टर भी दे रहे हैं, और उनको जो है उनके एक्सपेंसिव, उनका खाना पीना सब कुछ जो है वो हम लोग कर रहे हैं। उस पे भी काम कर रहे हैं। ये वुमेन राइट्स पे ही आ जाता है। ह्यूमन राइट्स में आ गया, तो बहुत खुशी हुई बात सुनकर कि सुनकर भी, जिस तरह से यहाँ पर वो मेरे पास इस तरह के केसेस आते हैं, बेचारे वो बूढ़े ज़ईफ वालिदैन मुझे कॉल करते हैं। तो मैं आज इस कॉल पे, जब हम लोग हैं लाइव और हमें अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लोग हमें इस वक्त सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप, एक तो मशवरा ये दूंगी कि अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को जरूर पूरा करें। अपने बच्चों को पालें, वो आपकी जिम्मेदारी है, पर अपने लिए भी जरूर जमा करके रखें कि जब आप बूढ़े हो जाएं आपकी जेब खाली बिल्कुल। नहीं हो। अल्लाह ताला किसी इंसान को भी मोहताजी की तरफ नहीं लेके जाए। मगर अक्सर लोग कहते हैं नहीं हमारी तरबियत अच्छी है, तरबियत वगैरह सब अच्छी हो, कुछ भी हो, पर मेरा मशवरा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 17-18 साल से सोशल वर्क किया है, तो मुझे पता है चाहे तरबियत अच्छी हो ना अच्छी हो, जब औलाद बड़ी हो जाती है उनके पास वालदैन के लिए एक कमरा नहीं होता। ये हकीकत है। इसको मान जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी जल्दी आप परेशान नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे, सारा कुछ वक्त से पहले अपना जो है वो अपना काम करना, साथ साथ बच्चों को भी करें, सारा कुछ करें, जिम्मेदारी उठाएं, पर साथ साथ अपने लिए रखना शुरू कर दें, ताकि आप जब ऐसी उम्र में आ जाएं, ज़ईफ हो जाएं, डिपेंडेंट हो जाएं, तो आपको अपने किसी की यानी मोहताजी नहीं रहे। दूसरा ये कि अगर मोहताजी के अलावा भी आपको दिखना चाहिए कि भाई सारी जिंदगी हम, जो शादी होकर एक औरत आती है उसका अपना ये ख्वाहिश होती है ना कि ससुराल में वो नहीं जाए, उसकी ख्वाहिश होती है मेरा अपना घर हो, मैं मालकन हूँ, मेरा राज हो, इस तरह से होना चाहिए।
तो फिर जब आप भी जो है अपना औलाद की शादी करें तो वो सारी चीजें निकाल दें कि भाई मैंने कंट्रोल करना है, मैंने सास बनना है और अब यहाँ से एक एम्पायर चलेगा। इस तरह से आपकी ख्वाहिश थी कि भाई मुझे एक अलग लाइफ चाहिए थी, मैंने खुश रहना था, तो इसी तरह से अपने बच्चों को भी, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी बात काट रही हूँ। औरत ही सबसे बड़ी औरत की दुश्मन बनी हुई है ना आजकल के दौर में। औरत ही औरत को समझना शुरू कर देना तो ये घर कभी भी खराब ना हो, कभी भी मुआशरा इतनी इस तरह से जो है खराब ना हो जिस तरह से हो रहा है। औरत ही मैं एक औरत की जगह सबसे बड़ी दुश्मन है। मैं बड़ी मजेदार बात पढ़ रही थी कि मैं सास थी तो मुझे बहू अच्छी नहीं लगती थी, और जब मुझे खटकती थी, जब मैं सास थी तो मुझे बहू खटकती थी, और जब मैं बहू बन गई तो मुझे सास खटकने लगी। तो देखा जाए ये वही औरत है जो पहले सास थी तो उसके लिए वो प्रॉब्लम थी, और जब वो बहू बन गई तो उसके लिए ये वही औरत है जिसके मुख्तलिफ वक्त में एज के साथ मुख्तलिफ रूप है। मुख्तलिफ रूप है। चले इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला हम सबको हम सबकी जिंदगियों में आसानी आसानी दे। अच्छा, ये आप बताइए बिल्कुल आपका ये है किधर? आपने अभी तक वो भी नहीं बताया कि आपका जो ये सेंटर है एनजीओ का, आपने बनाया किस जगह पर, इसकी लोकेशन क्या है? जी। ये लाहौर दरोगे वाला में। लाहौर में इंशाल्लाह ताला। जी चले, जी। मेरी ये दुआ है आपके लिए कि आपकी एनजीओ के साथ इंशाल्लाह ताला मेरा प्लेटफॉर्म, हम लोग खड़े हुए हैं, और जहां भी आपको जिस तरीके की भी जो भी मेरे थ्रू हेल्प आ सकी मैं जरूर करूंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आबाद रखे। हमारे अगले प्रोग्राम्स में भी आते आते जाइए। मैं इंशाल्लाह ताला कुछ अरसे बाद दोबारा आपको बुलाऊंगी, हम देखेंगे कि अब चल आपका कितना ग्रो कर गया है जो है वो एनजीओ चल का। इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आने का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह। सेम जजाक हियर। जजाकल्ला खैर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अस्सलाम हाफ़िज़। वालेकुम अल्लाह रहमतुल्लाहि हाफ़िज़। व बरकातहू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम साल्क टॉक शो में लाइव थे जिले हुमा के साथ। जिले हुमा एनजीओ चलाती है सोप के नाम से, SOPHE। सोप स्टैंड्स फॉर स्कूल फॉर प्रमोशन हेल्थ एंड एजुकेशन। अभी उनका बहुत पुरानी ये एनजीओ नहीं है, मगर 2002 से वो चला रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो सक्सेसफुली चला रही हैं। हमारी दुआएं उनके साथ हैं जनाब। आज उनसे बात करके हमें बहुत सारी चीजें उनकी एनजीओ के बारे में पता चली, और ये सुन के खुशी हुई कि एक ऐसी लड़की जिसके अपने दोनों भाई खुद जो हैं वो डिसेबल्ड हैं, मगर उन्होंने अपने भाइयों की माजूरी को, अक्सर लोग आपने देखा होगा माजूरियों को लेकर वो ढाल बना लेते हैं, उसी से कमाना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पर रियाज में भी बीइंग सोशल वर्कर बहुत सारे इस तरह के काम कर रही हूँ, जो मैं देखती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस तरह की माजूरी से और इम्तिहान से बचाए। पर मैं देखती हूँ कि यहाँ पर भी अगर इस तरह के बहुत सारे केस हैं तो लोग क्या करते हैं, अगर उनके यहाँ कोई माजूर बच्चा पैदा हो जाता है, ये बात दुख वाली है, मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, पर क्योंकि मेरा मार्केट एक्सपीरियंस है, मेरी लोगों के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है, जो मैंने देखा है अक्सर लोग अगर उनके बच्चे माजूर हो जाते हैं तो वो उन बच्चों को ही ढाल बना लेते हैं, और उन बच्चों से भी, उनके बच्चों के मैं कुछ केस ऐसे भी मेरे पास आए हैं कि वो ऐसे बच्चों का इलाज भी नहीं करवाते हैं, उनकी तस्वीरें उतार कर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, और लोग जहां लोगों से एक दफा उनकी इमदाद आ जाती है तो वो उन नंबर्स को अपने पास सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद बार बार सोशल मीडिया पे उन बच्चों की तस्वीरें उतार उतार के, वीडियोस बना बना के लगाते हैं, जो कि बहुत तकलीफ दे बात है। उन्हीं बच्चों से वो कमाते हैं, उनको पता होता है कि बच्चों का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता है, मगर वो इलाज नहीं करवाते। ऐसे आपको शायद मेरी बात का यकीन नहीं आए, पर मैं ऐसे बहुत सारे रियल केसेस को जानती हूँ जिनके साथ मैं यहाँ पर जो है वो डील कर रही हूँ। खुदा का खौफ करें, अगर आपके घर में अल्लाह ताला का इस तरीके का इम्तिहान आ गया है, अगर आपका बच्चा किसी जहनी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला है तो खुदा के लिए रहम करें, उस बच्चे को ढाल ना बनाएं, वो अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान आया आपके ऊपर, उस बच्चे के लिए आप जो कुछ कर सकता है। अक्सर बाज औकात क्या अक्सर ऐसा ही होता है कि जो इस तरह के बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड हैं वो माजूर होते हैं, और आप नहीं जानते कि अगर आपके पास रिस्क की रवानी है, आप नहीं जानते, हो सकता है वो जो रिस्क आपके पास आ रहा है, जो इतने रिस्क की रवानी आपके पास है, हो सकता है वो आपकी उस बच्चे की वजह से आ रही हो जो मासूम या डिसेबल्ड बच्चा आपके घर में मौजूद है। तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, उसके लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं आप करें, पर ऐसे बच्चों को कभी भी पैसा कमाने का जरिया ना बनाए, उनको अपने ढाल ना बनाए।
तो जनाब ये था साल टॉक शो, जो कि हमारा एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम चल रहा है यहाँ रियाज में अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि ये अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन गया है जिसमें हम सेलिब्रिटीज को भी लेकर आ रहे हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी लेकर आ रहे हैं, सोशल अवेयरनेस के बहुत सारे इश्यूज लेकर आ रहे हैं। अगर आप भी ये समझती हैं कि आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप ये समझती हैं कि आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती हैं, या आपके पास कोई इस तरह का आइडिया है जो आप देख रही हो कि मैं अभी तक उस तरह का आइडिया अपने प्रोग्राम में नहीं लेकर आई हूँ और आपका आइडिया माशरे के लिए एक बेहतरी की तरफ बेहतरी ला सकता है, तो प्लीज कम ज्वाइन मी इन माई टॉक शो। आई वुड लव टू टेक यू एज माई चीफ गेस्ट, एज माई गेस्ट स्पीकर। दुआ में याद रखिए, ये सिलसिला ऐसा चलता रहेगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट वीकेंड में फिर हाजिर होंगी मैं नए गेस्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ, और फिर अच्छी अच्छी बातें हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे, बिखेरेंगे, और यही हमारे ग्रुप का मकसद भी है। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।